थिंक अच्छी हो जाएगी इन सब चीज़ों से। इसके अलावा याद करो अगर सुशांत सिंह के टाइम पे जो उसकी सुसाइड करी हुई बॉडी मिली थी, उसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई थी। देखी होंगी तुम लोगों ने, एक उसकी पंखे Yes, से ma'am. उतार के, हाँ, सबने ही देखी थी वो ऑलमोस्ट। तो क्या वो एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी ऑफ मीडिया या एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी ऑफ पीपल नहीं है कि वो किसी मरे हुए आदमी की जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी तुम उसकी उस सिचुएशन में भी फोटो रख रहे हो? तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अक्यूज, नॉट ओनली अबाउट पुलिस, बेसिक कॉमन सेंस की कमी हो रही है अब। पीपल डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स। सो दिस इज बिकॉज कि हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ज़्यादा परेशान है रादर देन नोइंग कि दूसरे का भी अपना एक स्पेस है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। दैट इज इट। चलो 9:30 हो गया है तो हम शुरू करते हैं। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि 15 मिनट पहले मैंने लिंक एक्टिवेट कर दिया है। ठीक, सबको सही, कुछ सब सही से दिख रहा है? कोई Yes, ma'am. दिक्कत? Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर आज लो आते ही स्मृति आई। चलो ठीक है, तो आज हम आ रहे हैं लेक्चर 2 पे। कल हमने पढ़ी थी डिक्री की डेफिनेशन। अब डिक्री की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, एक सूट में है, कैसा है, कंक्लूसिवली राइट डिटरमाइन कर रहा है। ये सब बातें याद आ रही हैं कल की? Yes, ma'am. अब उस Yes, डिक्री ma'am. में बार बार एक बहुत बेकार सा प्राणी टांग अड़ा रहा था। उस प्राणी का नाम था ऑर्डर, कि हर वो चीज जो कि ऑर्डर के जैसे अपीलेबल नहीं है, वो ऑर्डर के जैसे अपीलेबल है, वो डिक्री नहीं होगी। मतलब ऑर्डर कुछ तो चीज है जो बार बार अड़ंगा लगा रही है डिक्री की डेफिनेशन में। तो ये जो ऑर्डर है ये मेंशन्ड है सेक्शन 214 में, और ये कहता है कि ऑर्डर है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड। अब देखो एनी डिसीजन है ये। डिक्री याद करो राइट्स के बारे में बताती थी, किस पार्टी का क्या राइट है अलग से अगर बता दिया गया है, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन है तो वो डिक्री है। लेकिन किसी भी तरीके का डिसीजन कि आज अदालत बंद कर देते हैं, आज इससे सुन लेते हैं, आज उसको चुप करा देते हैं, आज सम्मन भेज देते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन सिविल कोर्ट के द्वारा लिया गया और जो डिक्री नहीं है, वो क्या होगी? वो ऑर्डर होगी। लेकिन ऑर्डर की डेफिनेशन, मतलब ऑर्डर देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ऑर्डर की डेफिनेशन उस तरीके से हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है जिस तरीके से हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी। डिक्री की डेफिनेशन में हमने एसेंशियल्स देखे, है ना? एसेंशियल्स में क्या क्या बातें होती हैं ये देखा। ऑर्डर को इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर को फिर देखना किस तरीके से है? ऑर्डर को देखना है कि भाई ऑर्डर में और डिक्री में अंतर क्या है, क्योंकि ये सवाल है जो एग्जाम में आता है। ऑर्डर को डिफाइन करने का कोई सवाल नहीं बनता, कभी नहीं बना, आज तक कहीं नहीं बना। डिक्री को डिफाइन करने का सवाल बनता है, और साथ ही में ये सवाल बनता है कि डिक्री और ऑर्डर में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो तुम यही समझ जाओ, डिक्री कहाँ डिफाइंड है? 2:2 में, और ऑर्डर कहाँ डिफाइंड है? 2:14 में। कल हम पढ़ रहे थे कि डिक्री सिर्फ और सिर्फ एक सूट में होगी। वो याद करो जो सचिव जी सूट लेके आ रहे हैं भूषण के खिलाफ डिफेमेशन का, सिर्फ और सिर्फ उसी सूट में डिक्री आएगी। लेकिन ऑर्डर मैं बता चुकी है किसी भी तरीके का एडजुडिकेशन है, तो ऑर्डर सूट में भी हो सकता है, पिटिशन में भी हो सकता है, और एप्लीकेशन में भी हो सकता है। सूट, पिटिशन, एप्लीकेशन। डिक्री क्या करती है? कंक्लूसिव एडजुडिकेशन देती है ना? ये कल हमने पढ़ा था, याद ही आ रहा होगा तुम लोगों को। लेकिन ऑर्डर कंक्लूसिव नहीं दे सकता है। मान लो एक ऑर्डर होता है एडजर्नमेंट का कि आज के लिए अदालत बंद, बाद में मिलेंगे, तो वो क्या कंक्लूसिव एडजुडिकेशन है पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज का? नहीं। तो दूसरा डिफरेंस ये है। और कल हमने देखा था कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि क्या एक केस में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है? Yes, ma'am. Equal and Yes, versus. ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लेकिन ऐसा कुछ पार्टली प्रिलिमिनरी और फाइनल ये सब ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। जनरली हर सूट में एक ही डिक्री पास होती है, लेकिन ऑर्डर कई सारे पास हो सकते हैं। आज ऑर्डर दिया कि समन कर लाओ, आज ऑर्डर दिया कि विटनेस बुला लाओ, आज ऑर्डर दिया कि डॉक्यूमेंट पेश किया जाए। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन डिक्री जनरली एक ही होती है। डिक्री की अपील आप कर सकते हैं सेक्शन 96 में, लेकिन ऑर्डर की अपील, कल जो तुम लोगों का जिस चीज पे दिमाग घूम रहा था, सिर्फ कुछ ही ऑर्डर्स अपीलेबल हैं और वो लिखे हैं सेक्शन 104 में, ऑर्डर 43 रूल 1 में। ठीक है। अच्छा, अगर डिक्री होगी तो सेकंड अपील भी हो सकती है। सेकंड अपील किन ग्राउंड्स पे होती है ये हम आपको सेकंड अपील जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो अगर सेकंड अपील चाहिए डिक्री की तो वो भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर के लिए सेकंड अपील नहीं हो सकती। ठीक, समझ में आई डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस? यस मैम। गुड। अब देखो अगला डिफरेंस समझना है डिक्री ऑर्डर जजमेंट का, क्योंकि अगर आप एक आम आदमी के लफ्जों में देखें तो आपको लगता होगा डिक्री भी सेम चीज है, ऑर्डर भी सेम चीज है, जजमेंट भी सेम चीज है, लेकिन नहीं। और सोचने में भी तुम लोगों को आई एम वेरी श्योर, प्रिटी श्योर, सीपीसी पढ़ भी चुके होगे, तब भी तुम्हें यही लगता होगा कि डिक्री पहले आती है। बोलो, लगता था कि नहीं लगता था? यस मैम। नहीं, पहले आती है जजमेंट। जजमेंट इज द प्रायर स्टेज एंड डिक्री और ऑर्डर इज सब्सिक्वेंट स्टेज। याद करो कल की क्लास में मैंने तुम्हें पॉइंट आउट किया था ये बात कि डिक्री इज प्रिपेयर्ड, जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो अगर जजमेंट है, देखो जजमेंट एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, डिक्री छोटा डॉक्यूमेंट है। तो बड़ा जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें जजेस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स भी लिखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी डिक्री में नहीं होता। स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ जज आर आल्सो इंक्लूडेड, बट ये डिक्री में या ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्डर, एक मिनट रुकना यार ये, हाँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्डर इन अ जजमेंट इज नॉट नेसेसरी दो इट इज डिजायरेबल। ऑर्डर का फॉर्मली लिख दो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और ऑर्डर 20 रूल 6 ये कहता है कि जो लास्ट पैराग्राफ है जजमेंट का उसको रिलीफ बताना पड़ेगा। ये सब मतलब जजमेंट के बारे में, मतलब जनरली रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा डिक्री के बारे में नहीं है। ठीक, तो ये कुछ मोटा मोटी डिफरेंस है। हालांकि ये भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा कि क्या डिफरेंस है ऑर्डर और डिक्री के बीच में। ठीक, तो ऑर्डर डिफाइंड है 214 में, डिक्री डिफाइंड है 22 में। ऑर्डर फिर से समझते हैं, मैं ये सब बातें आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ये देख रहे होगे ना, ये वेन डायग्राम है, याद करो क्लैट के दौरान तुमने सिलोजिज्म पढ़े होंगे। वेन डायग्राम सबको समझ में आता ही होगा, बोलो हाँ। यस मैम। हाँ, तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, यार ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ दो। अच्छा, ये जो बीच का पोर्शन है ये वो एरिया है जो ऑर्डर और डिक्री में दोनों सेम हो, जैसे दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशन है, चौथा पॉइंट देखो। तीसरा, दोनों ही कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई एडजुडिकेशन है, कोर्ट के ही डिसीजन है, और किससे रिलेट करते हैं? मैटर इन कंट्रोवर्सी से। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस, ऑर्डर प्लेंट से, पिटिशन से, एप्लीकेशन से भी आ सकता है, लेकिन डिक्री सिर्फ और सिर्फ प्लेंट से आएगी। ऑर्डर फाइनल नहीं हो सकता, फाइनली राइट्स नहीं बताएगा, लेकिन डिक्री फाइनली राइट्स बताएगी। ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती है और डिक्री में सेकंड अपील हो सकती है। मेनी ऑर्डर्स में भी पास्ड, लेकिन डिक्री जनरली एक ही होती है। प्रिलिमिनरी ऑर्डर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री है। ये दोनों चार्ट जो दिखे तुमको, दोनों सेम दिखे, कुछ अंतर? अरे दोस्तों बोलो, नो मैम। यस मैम। कोई अंतर नहीं है? हाँ,
कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, लेकिन दोनों का डिपिक्शन मैंने इसलिए अलग रखा है कि ऐसे या ऐसे कैसे भी दिमाग में जाए। अच्छा, अब तुम लोगों के पास एक सवाल बहुत आता है जुडिशरी में, और इसको देख के डरना नहीं, एकदम भी ये परेशान मत होना। पूछते हैं कि कौन से ऑर्डर्स हैं जो डिक्री हैं, है ना? देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स विच आर डिक्री, अदरवाइज ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री। ये तो ऑर्डर की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देख लिया था। बट देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स विच आर डिक्री, और ये साफ साफ यहाँ पे 9 चीजों की लिस्ट दी गई है। अब तुमसे क्या करेगा कि प्रिलिमिनरी में पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऑर्डर है डिक्री, और बहुत सारे ऑर्डर लिखेगा जो नहीं डिक्री होंगे, और तुम्हें टिक करना पड़ेगा कि ये डिक्री है। समझ रहे हो सवाल का टाइप? समझ रहे हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सवाल का ये टाइप है कि तुम्हें ये मार्क करना है कि कौन सा ऑर्डर डिक्री नहीं है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर डिक्री हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर डिक्री नहीं है। इस स्टेज पे बच्चा ये आपको याद करने में होगी तकलीफ, क्योंकि तुम लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि अबेटमेंट ऑफ सूट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो अभी हो सकता है तुम्हें रटना पड़े, पर फिक्र मत करना, जैसे जैसे तुम पूरा पढ़ ले जाओगे तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए मैं इसको कम एक्सप्लेन करती हूँ और बता दूंगी, लेकिन आगे जब तुम पूरा सीपीसी पढ़ लोगे तो ये पोर्शन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर जो कि प्लेंट को रिजेक्ट कर रहा है, या कोई भी ऑर्डर जो सूट को डिसमिस कर रहा है क्योंकि सचिव जी ने फीस नहीं दी है कोर्ट की, या कोई भी ऑर्डर जो कि कुछ डिफेंडेंट्स को इसलिए हटा रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है क्योंकि उनके खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई ऑर्डर जो कि प्लेंट को रिजेक्ट कर रहा है फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ स्टैम्प, कोई ऑर्डर जो डिफेंडेंट को डिस्चार्ज कर रहा है फॉर फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ्स टू फर्निश पर्टिकुलर, मतलब मान लो सचिव जी ने लिख के ही नहीं दिया कि भूषण ने हमारा इस टाइम पर डिफेमेशन किया है, तो कोर्ट को डिफेंडेंट को, भूषण को तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई ऑर्डर जहां पे डिफेंडेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है क्योंकि प्लेंटिफ ने पर्टिकुलर्स नहीं लिख के दिए हैं, या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या डिसमिसल ऑफ सूट, ये सब डिक्री हैं। अच्छा, अब याद करो डीम डिक्री की डेफिनेशन, याद आ रहा है? Yes, क्या है डीम डिक्री? ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट। and destitution. अब लिंक बैठा तुम्हें? दोनों चीजों में लिंक बैठा पा रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो बार बार चीजें ऐसे ही रिपीट होती जाएंगी तो तुम्हें धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज ये 6 7 9 हेड्स में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होना, आगे बढ़ के सब समझ में आ जाएगा। फिर छठा पॉइंट क्या है? अ डिसीजन दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, ये भी डिक्री है। कोई मैम ऑर्डर, हाँ बोलो। मैम अगर ये क्वेश्चन आता है कि एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट इज अ डीम डिक्री और इट इज एन ऑर्डर, सो मैम डीम डिक्री करेंगे। ऑर्डर तो है ही है और डीम डिक्री भी है, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कोई, अच्छा मैम। है ना? और डीम डिक्री पे ही पूछेगा तुम्हें वो, क्योंकि मैम ये ए भी करके भी पूछ सकते हैं, दोनों देख के या हाँ, बोथ करके हाँ, भी। हाँ, राइट, बोथ करके भी पूछ सकते हैं। देखो अगर लिख के दे रहा है कि इट इज एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट, अनुभूति बेटा टाइम पे आओ, मैं एकदम 9:30 पे पॉइंट पे शुरू कर रही हूँ क्लास, 15 मिनट पहले लिंक दे रही हूँ, ठीक है? ओके मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सॉरी मत बोलो, बट जस्ट ट्राई टू बी देयर। सिक्स्थ क्या है? सेवेंथ क्या है? एन ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट। अबेटमेंट क्या चीज होती है कि मान लो सचिव जी ने भूषण पे केस कर रखा है, इससे पहले कि केस डिसाइड होता भूषण की मौत हो गई, तो सूट क्या होगी? अबेट हो जाएगी। भाई जिसने डिफेमेशन किया है वो ही आदमी नहीं है तो सूट तो गई, तो अबेटमेंट ऑफ अ सूट का कोई ऑर्डर है वो भी डिक्री होगा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मिहिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, उसने टेक्स्ट किया है। कैन प्लीज टेल अगेन, डिडंट गॉट इट, कौन सा पॉइंट मिहिर? मैम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलो। मैम वो जो आपने अभी उसके अबेटमेंट से पहले वाला पॉइंट बताया था वो वाला समझ में नहीं आया था। सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। हाँ देखो अभी हम आज की क्लास में ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे,
तो तुम्हें समझ में आएगा कि किसी हाँ मैम, मुझे जो श्रुति ने क्वेश्चन पूछा था ना उससे एक बार थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था। अच्छा, तो स्मृति ने ये पूछा था कि एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेन डीम डिक्री होगा कि ऑर्डर होगा। तो मैंने बोला कि ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेन ऑर्डर तो है ही है, तो सवाल ऐसा आएगा ही नहीं कि ये होगा या ये होगा। सवाल आएगा कि क्या ये डीम डिक्री है, तो तुम बताओगे हाँ, क्योंकि कल हमने डीम डिक्री एक्सप्लेनेशन में देखी थी ना कि 2 डीम डिक्रीज होती हैं, ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेन और क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन 144, ये दोनों डीम डिक्री हैं। ठीक, चलो 8th पे आते हैं। एन ऑर्डर स्टेइंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, एन ऑर्डर डिसमिसिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब इसमें से जो भी समझ नहीं आया है उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते बढ़ते सब समझ में आ जाएगा। अब पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर्स हैं जो डिक्री नहीं है। तो रिमांड एक चीज होती है, एपेलेट कोर्ट की पावर है, पढ़ लेंगे आगे, वो नहीं है डिक्री। ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, अगर स्टे लगाने को बोल जा रहा है, कोर्ट में बोला जा रहा है कि स्टे लगा दो और कोर्ट कह रहा है नहीं लगाएंगे, तो वो डिक्री नहीं है। और इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिक्री नहीं है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर्स विच आर नॉट डिक्री, क्योंकि जनरली ऑर्डर्स आर नॉट डिक्रीज। इंपॉर्टेंट सिर्फ वो ऊपर वाली स्लाइड थी। ठीक, अब इसके साथ हमारा डिक्री और ऑर्डर का पूरा डिस्कशन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज में आगे। तो डेफिनेशन क्लॉज में अगला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि फॉरेन कोर्ट क्या है। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे मैम ये क्या पढ़ने की जरूरत है, सीपीसी तो भारत में लग रहा है, हमें क्या मतलब फॉरेन में क्या कोर्ट है। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कल मैंने आप लोगों को ये बताया भी था क्लब करके कि फॉरेन जजमेंट जो है वो 25, 26, 13 और 14, 25, 26, 13, 14, सेक्शन 13, 14 ये मिला के पूछा जाता है। तो वहां पे कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, हम अभी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। उस सवाल के लिए ये 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फॉरेन कोर्ट क्या है, बहुत आसान सी बात, कोई कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में नहीं है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक बात, ये फॉरेन कोर्ट है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। फिर आते हैं कि फॉरेन जजमेंट क्या है। तो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी गई जो जजमेंट है वो है क्या, फॉरेन जजमेंट। ठीक, अब ये और किसी पर्पज से रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी के लिए रेलेवेंट है। प्रिलिमिनरी में पूछा जाएगा कि फॉरेन कोर्ट कहाँ डिफाइंड है, 22, 23, 24, 25, तुम टिक मार्क लगा के आ जाओगे 25। ठीक है, अच्छा, अब अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फॉरेन कोर्ट है कहाँ पे, 5 में है या 6 में है, क्योंकि ये दोनों साथ में याद रहते हैं उनको, 5-6 में है कुछ कुछ, एक में फॉरेन कोर्ट है एक में जजमेंट है, फिर याद नहीं रहता कि क्या कहाँ पे है। तो देखो कोर्ट में सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर जे आता है। तो 25 विच इज द स्मॉलर नंबर उसमें फॉरेन कोर्ट है, 26 में फॉरेन जजमेंट है। या तो इस तरीके से याद कर लो और या तो इस तरीके से याद कर लो कि पहले कोर्ट होगा तभी ना जजमेंट देगा, पहले कोर्ट डिफाइंड है फिर जजमेंट डिफाइंड है। याद हो गया 25, 26? Yes, ma'am. अभी तक क्या क्या याद हुआ, 22 याद हुआ, 214 याद हुआ, 25 याद हुआ, 26 याद हुआ, ये सबको याद हो गया। Yes, ma'am. अभी तक सबसे बड़ा क्या था, 22 बड़ा था सबसे, 22 पे बनते भी हैं सवाल। इसके अलावा 214 आसान, 25 बहुत आसान, 26 उससे भी ज्यादा आसान। अब हम आते हैं 29 पे, जजमेंट क्या बला है। हाँ मैम अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कोर्ट फॉरेन में इंडिया एस्टैब्लिश करती है तो वो फॉरेन कोर्ट होगा या नहीं? देखो ऊपर क्या, चलो तुमसे तुम्हारी बात का जवाब तुम ही दिलवाते हैं। दो रिक्वायरमेंट लिखी हैं, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो फॉरेन में कोर्ट स्थापित करे, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये दोनों रिक्वायरमेंट कंजंक्टिव हैं, कंजंक्टिव समझते हो, एंड लिखा है दोनों में, मतलब ये दोनों रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तभी वो फॉरेन कोर्ट होगा, कि एक तो बाहर भी हो और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी हो। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी वो फॉरेन कोर्ट होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि बाहर कोर्ट स्थापित करे,
ठीक बात? हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जजमेंट। जजमेंट क्या है भाई? बहुत सीधी बात। अब ऐसी जजमेंट की डेफिनेशन तुमने आज तक सुनी नहीं होगी। तुमको लगता होगा जजमेंट तो वो डिसीजन है जो कोर्ट ने दिया, लेकिन नहीं। जजमेंट होता है ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री या ऑर्डर। जब जज साहब बताते हैं कि मैंने ये काम इस बेसिस पे किया है, मैंने ये डिक्री इस बेसिस पे बनाई है, या ये ऑर्डर मैंने इस कारण से दिया है, हम उसे जजमेंट बोलते हैं। समझ में आया? जजमेंट जो तुम्हारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है और सीपीसी में जो जजमेंट है उसका क्या अंतर है ना? कॉमन Yes, अंडरस्टैंडिंग ma'am. और इसमें अंतर है ना? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी बकवास सी ट्रिक है। बहुत फनी होती है ट्रिक्स, लेकिन थोड़ा भी याद रह गया तो चलेगा। ये जो 9 बना है इसको ध्यान से देखो। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि किसी की लाइफ में तामझाम कर रहा है, okay? किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। तो किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? ताकि उसको जज कर सके। तो जजमेंट कहाँ पे है? 2-9 में। बहुत स्टूपिड ट्रिक है, लेकिन अगर याद रह गई तो तुम्हें जजमेंट की डेफिनेशन का क्लॉज मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जजमेंट जब 2-9 में है तो जजमेंट डेटर है 10 में। अब ये कौन आदमी है? ये कहाँ से आया? तो जजमेंट डेटर वो आदमी है जिसके अगेंस्ट में एक डिक्री पास हुई है। जैसे मान लो सचिव जी और भूषण का केस चल रहा है कल से। सचिव जी ने डिफमेशन लगा रखा है भूषण पे। अब कोर्ट क्या कहती है कि 20,000 रुपए जुर्माना दिलवाती है, ठीक है, सचिव जी को भूषण से। तो अब डिक्री किसके अगेंस्ट बनी है? भूषण के अगेंस्ट, है ना? सो अगेंस्ट whom a decree has been passed? भूषण के अगेंस्ट पास हुई डिक्री। तो भूषण कौन? जजमेंट डेटर। और किसके अगेंस्ट ऑर्डर है केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन? 20,000 रुपए किससे निकाले जाएंगे? भूषण से। तो जिसके भी अगेंस्ट में ऑर्डर एग्जीक्यूट कराया जा सके वो होता है जजमेंट डेटर। कोई दिक्कत समस्या? दो बातों में जजमेंट डेटर है कि जिसके अगेंस्ट डिक्री आई हो या जिसके अगेंस्ट हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सके। ठीक, कोई दिक्कत? No, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये बहुत बड़ी बला है। तुम कोई भी लॉ पढ़ोगे, तुम बार बार लीगल रिप्रेजेंटेटिव शब्द सुनोगे। फैमिली लॉ पढ़ोगे तो भी देखोगे, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो भी देखोगे, टॉर्ट पढ़ोगे तो भी देखोगे। टॉर्ट में भी लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव सू कर सकते हैं कि नहीं, है ना? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब मुद्दे क्या है? ये सब सिविल मुद्दे है ना? फैमिली कोर्ट का मामला भी सिविल है, टॉर्ट भी सिविल है, कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल है। इन सब में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की यही डेफिनेशन चलेगी ना? तो देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है 3 बातें। पहला, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो कि डिसीज के एस्टेट को रिप्रेजेंट करता हो। Ma'am, you are not audible properly. सॉरी बेटा, मैं हाथ लगा रही हूँ ना, इसके कारण नहीं आ रही आवाज। चलो मैं आई विल ट्राई टू यूज द टच पैड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आदमी है, वो 3 आदमी है जो कि लॉ में रिप्रेजेंट करते हो एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अब मान लो प्रधान जी की डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो प्रधान जी के एस्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रिंकी करेगी, है ना? रिंकी Yes, करेगी। ma'am. तो पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन? जो कि एस्टेट को रिप्रेजेंट। एस्टेट क्या होता है? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, है ना? तो मरे हुए आदमी के एस्टेट को जो रिप्रेजेंट करे वो पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, includes any person who intermeddles with the estate of the deceased। अब मान लो प्रधान जी की प्रॉपर्टी पे चल रहे थे मुकदमे, और वो मुकदमे सुलटा रहे हैं सचिव जी, क्योंकि रिंकी को तो पता नहीं है इतना कुछ। तो एस्टेट में इंटरमेडल कौन कर रहा है? बीच में खुड़पेंच कौन कर रहा है? सचिव जी। तो ये भी हो गए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड तीसरा कौन है? वेयर अ पार्टी सूज और इशूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर the person on whom the estate devolves।
अगर मान लो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सू किया गया है, जैसे मान लो कि भूषण के अगेंस्ट की डिक्री उनके एस्टेट से हम निकलवा रहे हैं, तो वो आदमी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिस पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व करी है। भूषण का कोई बच्चा था, होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो भूषण के बच्चे पे अगर प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर रही है तो अब भूषण लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इतने हो सकते हैं, 3 तरीके के। पहला जो एस्टेट को रिप्रेजेंट करे, दूसरा जो एस्टेट में इंटरमेडल करे, और तीसरा जिसपे एस्टेट डिवॉल्व करे। तीनों बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम जो फर्स्ट वाला जो है स्टेट की रिप्रेजेंट करी एंड जो लास्ट वाला है उसमें क्या अंतर है, क्योंकि वो तो उसकी बेटी। देखो कभी कभी डिवॉल्व नहीं करता है, सीधे नहीं चल पाता है कि किस पे है। अभी तुम एग्जाम्पल्स देखोगी ना निष्ठा, तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। ये सब समझने की बात है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है देखने में, कि या तो रिप्रेजेंट कर रहा हो कि दिख रहा है कि ये मालिकाना हक है। अब मान लो रिप्रेजेंट रिंकी कर रही है, लेकिन प्रधान जी एक विल बना के गए थे और उसमें उन्होंने प्रहलाद को दे दी थी, तो अब एस्टेट डिवॉल्व किस पे कर रहा है? प्रहलाद पे कर रहा है ना। यस मैम। तो अब प्रहलाद रिप्रेजेंटेटिव होगा। और देखो अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन तीनों में से कोई एक निकाला जाता है उस टाइम पे। तो ये तीनों लोग हो सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। किस पर आएगा, किस पर कसेगा शिकंजा, वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। 3 लोग, रिप्रेजेंट करने वाला है स्टेट में खुड़पेंच करने वाला, इंटरमेडल करने वाला, और तीसरा जिसपे एस्टेट डिवॉल्व हो रहा हो। तीनों बातें समझ में आ गई, याद हो गई? यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? विल को एग्जीक्यूट करने वाला आदमी, ठीक है। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंटरमिडल करने वाले की कैटेगरी में आएगा ना। एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। रिवर्जनर, एस्टेट जिस पे डिवॉल्व हो रहा हो, तीसरी कैटेगरी। हिंदू को पार्टनर, वही चीज। रेसिडुअरी लेगेटी, पर्सन इन डी फैक्टो पोजीशन, ये सब लोग जो हैं ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कौन नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कोई अगर चुपके से घुस आया है, ट्रेसपासर है, वो नहीं होगा। क्या क्रेडिटर होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव? नहीं होगा। सक्सीडिंग ट्रस्टी होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेफिनेशन याद हो गई? यस मैम। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम। जगाऊं? पूछ के जगाऊं? चलो थोड़ा सा पूछा जाए। कीर्ति बताओ, कुछ आवाज नहीं सुनाई दी तुम्हारी। कौन है 3 लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कीर्ति? यस मैम। हाँ, कौन है बेटा 3 लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कहाँ चले गए? कुछ नहीं मैम, नींद से आ रही थी। नींद से आ रही थी? देखा, मैंने पकड़ लिया। मैं कह ही रही थी कि अभी मैं जगाऊंगी किसी किसी को। मैं लोरी सुना रही हूँ क्या कीर्ति? नहीं मैम। हाँ, तो कुछ तो बताओ, कहाँ डिफाइंड है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अच्छा चलो, उसके पहले क्या सुना उसमें से कुछ सुना दो। कहाँ तुम चले गए? यही हूँ मैम। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं सुना तुमने? ऐसे मत करो भाई, रात है। लेकिन मरियम बताओ, कौन है 3 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स? मैम फर्स्ट जो उसका बायोलॉजिकल हेयर होगा वो, या किसी इंसान को उसने विल में मेंशन किया हो तो, और Not the kind of answer that I wanted. प्रभकीरत बताओ। प्रभकीरत? Ma'am, anyone who represents the deceased, वेरी गुड। अदर the पर्सन? property of the deceased. और 3 लोग थे ना बेटा?
हाँ मैम, और दूसरा वो होता है जो इंटरमीडियरी होता है। इंटरमिडल करता है जो। हाँ, जो मतलब हाँ। और एक होता है जो सू करता है इन लीगल सूट, अच्छा, लीगल ये तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं जो है, होता है। जिस पर डिवॉल्व कर रही हो प्रॉपर्टी, वो है तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब किसका नंबर आएगा? अब आएगा नंबर आयुष कुमार राव। आयुष कुमार राव, आर यू देयर? यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। तुम यहाँ कैसे? मैं बस आ गया, लिंक आया था तो मैंने कहा मैम पढ़ लें आपसे। हाँ, तो पढ़ा कुछ? मैम अभी तो आए थे। अच्छा, अभी 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 आए हो, तो कुछ समझ नहीं आ पाया? मैम पूछिए, अगर आता होगा तो बता दूंगा। वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन। मैम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, 211 में जो थी। मैम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैम एनी पर्सन हु ऑथराइज एनी पर्सन टू रिप्रेजेंट हिम इज कॉल्ड लीगल ये थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव। पढ़ाया था बाप। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। आदित्य दीप, तुम बताओ। आदित्य दीप, हाँ आया बच्चा। यस मैम। हाँ बताओ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तीन कौन है? मैम मैंने ध्यान नहीं दिया मैम। मैम अभी मैम थोड़ी देर पहले ही मैम आया ना। मेरी मेरी सीपीसी कब लोरी में बदल जाती है ये मुझे खुद नहीं पता चलता है, तो तुम लोग ऐसा ना होने दो, मन लगा के पढ़ाई करो। मैम अंशु, डिफाइन मैम 211 में है मैम। हाँ तीन लोग हैं ना। अंशु तुम यस बताओ। मैम। एग्जीक्यूटर, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर और एक कॉल जो एएस है वो। ये सब तो एग्जाम्पल थे बेटा, ऊपर चलो डेफिनेशन पे आओ। स्वस्थित बताओ। अच्छा, तुम सब एक से एक पकड़ में आ रहे हैं आज। पर्सन जो कि डिसीज के स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो या डिसीज के बहुत स्टेट को डिसीज के स्टेट में इंटरमिडल करता हो या फिर जिससे डिसीज का स्टेट डिवॉल्व होती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम कोई तो सॉरी सुन मैम, रहा था। वो हेडफोन है तो इस वजह से कोई धीरे बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो सुन रहा था। तो देखो, मेरी नींद को लोरी में ना बदलने दो, मैं बीच बीच में ऐसे ही सवाल कर लूंगी, तो आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। किसी को सवाल करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? है तो बता No, दो। ma'am. हाँ No, बढ़िया। ma'am. No, ma'am. अब हम चौकीदार की तरह रोज बोला करें, जागते रहो जागते रहो। नहीं हो सकता ये, इसलिए बढ़िया ध्यान देते रहो। ठीक, अब हम डेफिनेशन क्लॉज में तीसरे लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आ रहे हैं, जो कि है कौन सा? मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट किसी भी प्रॉपर्टी का वो प्रॉफिट होता है जिसमें कोई एक आदमी गलत तरीके से पोजीशन में है, और गलत तरीके से पोजीशन होने पर जो प्रॉफिट वो एक्चुअली रिसीव करे, पहली चीज, या दूसरी चीज कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से रिसीव कर सकता हो, प्लस उस प्रॉफिट पर इंटरेस्ट, ये सब कुछ मीन प्रॉफिट है। जैसे मान लो मेरा घर, मैं चली गई कुछ दिन बाहर छुट्टी मनाने, मेरे घर में सपोज करो स्वस्थ आके रहने लगा गलत तरीके से, उसको पता था कि मैम जा रही हैं तो हम रह लेते हैं। रहते रहते उसने क्या किया कि मेरे ही लैपटॉप का इस्तेमाल करके, मेरे ही लॉसिफाइड का इस्तेमाल करके उसने कुछ प्रॉफिट्स बना लिए, तो वो रॉन्गफुल पोजीशन में है मेरे घर में, उसने वो प्रॉफिट्स बना लिए, या फिर एक्चुअली, ये तो एक्चुअली प्रॉफिट बनाया लॉसिफाइड यूज करके, या दूसरा कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर वो यहाँ पे होता, इसको पजेस करता, तो जो 20,000 रुपए किराया है इस घर का, उतना पैसा इसने बना लिया होता। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब सामान्य सद्बुद्धि इस्तेमाल करके इतना प्रॉफिट बना लेता, प्लस ये प्रॉफिट पे जितना भी इंटरेस्ट है उसको सबको मिला के मीन प्रॉफिट बनता है। समझ में आ रही है कौन सी दो बातें मिला के बनता है? दो नहीं, तीन बातें। प्रॉफिट एक्चुअली रिसीव्ड, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से जो रिसीव किया जा सकता हो,
और उन सबका इंटरेस्ट। ये तो है। चलो एक बात, लेकिन मान लो अगर स्वस्तिक को रहते रहते आइडिया आ गया कि मैम का घर बहुत सुंदर है, हम ऐसा करते हैं इस सुंदर से घर को एक आर्ट म्यूजियम बना देते हैं। तो वो बेचारा बहुत मेहनत करता है और सुंदर सुंदर पेंटिंग लाता है, अच्छे पर्दे डालता है, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाता है, उसको बढ़िया सजाता है। क्या किया उसने? इम्प्रूवमेंट की। अब ये इम्प्रूवमेंट करने से जो भी प्रॉफिट आया उसको, उसने बेचारे ने पता लगाया, आर्ट गैलरी खोली और उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या वो मेन प्रॉफिट में इंक्लूड होगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 3 बातें इंक्लूडेड है, एक बात नहीं इंक्लूड है, यही बात कही जा रही है 2/12 में। आई होप इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन प्रॉफिट होता क्या है? मेन प्रॉफिट एक तरीके का कंपेंसेशन है। भले ही लिखा ये सीपीसी में है, लेकिन इसका नेचर है पीनल। अब जैसे मान लो स्वस्तिक ने मेरा घर यूज किया, तो उसको मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, वो कॉम्पेंसेशन पीनल है नेचर में। पीनल बोले तो कि गलत तरीके से रहा ना, तो अब उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और पूरे इस प्रोविजनिंग का अर्थ यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको जब पोजीशन से बाहर रखा गया है, हमें जब प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट नहीं मिला है, तो हमें उसका एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ठीक? अच्छा, अब मेन प्रॉफिट होता तो ये है, लेकिन मेन प्रॉफिट को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, उसका अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? तो पहला तरीका ये है कि प्रॉफिट कितना लिया है गलत आदमी ने। Restoration of status before disposition of decree holder, use to which the decree holder would have put the property if he himself was in possession. क्या wrongful possession वाले आदमी ने कोई प्रॉफिट बनाया कि नहीं? मेरे डिस्पोजिशन से पहले मेरा स्टेटस क्या था, या स्वस्तिक ने जिस टाइम पे यूज की मेरी प्रॉपर्टी, उस टाइम पे मैं कैसे यूज कर पाती? ये कुछ तरीके हैं अमाउंट ऑफ मेन प्रॉफिट बनाने के, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है। आपके एग्जाम में एमपी में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स, उसमें आपसे मीन प्रॉफिट पूछा जाएगा। इस डेफिनेशन को आप तोड़ तोड़ के लिख देंगे और उसके बाद ये वाली स्लाइड लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक बात? क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब एक डेफिनेशन आती है पब्लिक ऑफिसर की। तो पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन बहुत लंबी है, ये जो तुमको स्लाइड में दिखी रही होगी गचर पचर। ये पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, इसको बस एक बार खुद पढ़ना और समझ लेना दिमाग में कि हाँ ये भी आदमी पब्लिक ऑफिसर है, ये भी आदमी पब्लिक ऑफिसर है, ये भी पब्लिक आदमी ऑफिसर है। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए, खुद समझिए, रजिस्टर करिए, इतना काम है। और ये देख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन दी कहाँ है। तो 2:17, इसको मेरा याद करने का क्या तरीका है कि हर आदमी जो 17-18 साल की उम्र में होता है, बोर्ड्स दे रहा होता है, उसका सपना होता है कि वो एक ऑफिसर बनेगा, सरकारी नौकरी पाएगा। तो पब्लिक ऑफिसर 2:17। ठीक? कोई समस्या? नो मैम। अब इस जगह से ये जो एक आधी लड़कियां नो मैम बोल रही हैं, यही सब समझ लेंगी, इसके अलावा कोई समझ नहीं पाएगा। सब सो लो थोड़ा। कीर्ति, आदित्य दीप, बाकी सब लोग जो जो जवाब नहीं दे पाए, सोते मत रहो, जगते नहीं रहो। मैम, सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही हाँ बोलते रहोगे ना बार बार, तो अपने आप जगोगे। नहीं तो कैमरा ऑन करवाना शुरू करूं बोलो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए हाँ बोलते रहो, मुझे भी सुनाई देता रहे कि कौन कौन जग रहा है। खैर, तो पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ना और रजिस्टर कर लेना दिमाग में। ठीक? अच्छा हाँ, एक चीज और, इससे सवाल क्या बनता है? तो पहला सवाल तो मैंने आपको समझा दिया कि डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, ये आप बता दोगे। ठीक है? दूसरा जो सवाल इससे बनेगा कि इसमें से कौन पब्लिक ऑफिसर नहीं है या कौन पब्लिक ऑफिसर है। ठीक है? ये बनेगा इससे सवाल। तो जब तुम एक बार पढ़ के समझ लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें से ये सवाल आते हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। डिक्री की डेफिनेशन क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? यस मैम। बिल्कुल। डिक्री और ऑर्डर के बीच में अंतर तो तुम लोग तुरंत बता दोगे, है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे शॉर्ट नोट लिख पाओगे? यस मैम। और मेन प्रॉफिट पे शॉर्ट नोट लिख पाओगे? यस यस मैम। चलो बहुत बढ़िया।
अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अच्छा, अब मान लो सचिव जी को लगा कि उनको केस फाइल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले सचिव जी क्या सोचेंगे केस फाइल करने से पहले कि मैं केस फाइल एक्चुअली में करूं कहां? ये बात 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। क्या मुझे भूषण के खिलाफ सिविल सूट फाइल करना है या मुझे क्रिमिनल डिफेमेशन लगाना है? कहाँ है क्रिमिनल डिफेमेशन? 499 मैम और 499 499 ऑफ आईपीसी IPC हाँ, कितने एक्सेप्शंस है उसमें? नहीं, गिनती बताओ हमको, ऐसे नहीं, गिनती बताओ। अभी जो ताजा ताजा आईपीसी पढ़े हैं वो बताएं। गिनती पूछी जाती है एग्जाम में भाई। अंशु, हाँ, गिनती पता है? चलो कोई कोई तो बताओ किसने। चित्रांशु, तुमने अभी अभी आईपीसी पढ़ा है ना? 10 है। विवेक बता रहा है 10 है। वेरी गुड, 10 एक्सेप्शंस हैं। वेरी वेरी गुड विवेक, बहुत बढ़िया। 10 एक्सेप्शन है। तो देखो क्या कह रहा है कि जुरिस्डिक्शन जो है सिविल कोर्ट का, वो पहले ये सोचेंगे कि मुझे डिफेमेशन फाइल करना है तो सिविल मैटर है कि क्रिमिनल मैटर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये सोचेंगे कि मैं मांग रहा हूं 20,000 का मुआवजा, 20,000 का कॉम्पेंसेशन मांग रहा हूं। क्या ये कोर्ट मुझे 20,000 का कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड कर सकती है? या मैं मांग रहा हूं या मैं मांग रहा हूं 1 लाख रुपए? क्या ये कोर्ट मुझे 1 लाख रुपए अवॉर्ड कर भी सकती है कि नहीं? 2। तीसरा, इसने यार किया तो मेरा फुलेरा में था या फिर शायद फखौली बाजार में किया था, तो कौन से कोर्ट में मुझे जाना चाहिए? कौन सी वो टेरिटोरियल लिमिट है जिसमें मुझे जाना चाहिए? तो जब ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि हम किस कोर्ट में जाएंगे अपना केस लेके, तो उसे हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो ज्यूरिसडिक्शन का बहुत आसान सा मतलब है कि कोर्ट के पास कितनी अथॉरिटी है जस्टिस एडमिनिस्टर करने की। किस रिस्पेक्ट में? 3 रिस्पेक्ट में, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनियरी और लोकल लिमिट्स। कौन से 3 मैटर? सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनियरी पैसा, कितना पैसा, और तीसरा लोकल लिमिट्स। 3 मुद्दों पे ज्यूरिसडिक्शन फॉल करता है। कोरम नॉन जुडिस, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एनी कोर्ट विच डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब जैसे मान लो कि तुम एक सिविल कोर्ट में क्रिमिनल मामले का दायर करना चाहो केस, तो क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, प्रभकीरत बता रहे हैं। किसी कंज्यूमर फोरम में, किसी कंज्यूमर फोरम में क्या तुम डिफेमेशन का केस लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते हो। क्यों नहीं लेके आ सकते हो? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बढ़िया सा केस है हकम सिंह वर्सेस गैमम। ये केस तुमसे प्रिलिमिनरी में सैकड़ों बार पूछा गया है। मान लो किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या पार्टीज खुद सहमति बना के कि चलो यार निष्ठा ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कंज्यूमर कोर्ट में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है अंशु? बाकी सबको आ रही है? यस हाँ, तो अंशु आई थिंक तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम है थोड़ा। तो देखो, मान लो मैं और निष्ठा बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग तो ऐसा करते हैं कि विवेक के खिलाफ हमें सूट फाइल करना है, तो चलो हम लोग कंज्यूमर फोरम में फाइल कर लेते हैं। क्या किसी कोर्ट के पास जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसको पार्टीज ज्यूरिसडिक्शन दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं, प्रभकीरत बता रहे हैं। अच्छा मरियम, तुम मुझे ये जवाब दो कि क्या आर्बिट्रेशन की जगह डिसाइड करी जा सकती है, पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकती हैं
कि हम इसका आर्बिट्रेशन मुंबई में करेंगे? यस मैम, आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर यस मैम। हाँ, ये कहाँ होता है? Arbitration आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिख देते हैं। तो आर्बिट्रेशन में आपके पास पावर है कि आप किसी को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर दें, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस कोर्ट को पार्टीज आपस में कंसेंट करके जुरिस्डिक्शन कन्फर नहीं कर सकती हैं। ना ही ये कह सकती हैं कि आओ चलो हम मिल बैठे और इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा दें। सचिव जी और भूषण जी ये बात नहीं कर सकते हैं कि हम फकौली बाजार के केस में फकौली बाजार के कोर्ट में केस नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ये बात नहीं कर सकते हैं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, हकम सिंह वर्सेस गैमम। ये तुमसे इंटरव्यू तक में पूछा जाता है कि क्या पार्टीज आपस में डिसाइड करके किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकती हैं? तुम बोलोगे क्या? नहीं दे सकती हैं। क्या पार्टीज आपस में डिसाइड करके किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ले सकती हैं? तुम बोलोगे क्या? नहीं ले सकती हैं। ठीक, वेरी गुड। चलो लेट्स प्रोसीड अहेड। अब जुरिस्डिक्शन समझ में आ ही रहा होगा। जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन कब किया जाता है? तो जैसे ही शुरू हो रहा हो कहानी, कमेंसमेंट जैसे ही हो, वैसे ही हमें जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करना है। जुरिस्डिक्शन प्लेंटिफ की बातों पे आधारित होता है, डिफेंडेंट की बातों पे नहीं। अब अगर सचिव जी कह रहे हैं कि भूषण ने यहाँ डिफेमेशन किया है, तो कोर्ट ये देखेगा कि सचिव जी ने क्या इल्जाम लगाए हैं, कहाँ के इल्जाम लगाए हैं। जो इल्जाम, जो बातें प्लेंटिफ ने कही हैं, उन्हीं बातों के आधार पे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। प्लेंटिफ के पास अपना चॉइस है फोरम चुनने का, ठीक है। प्लेंटिफ अपने आप सोचता है कि मुझे कहाँ केस लेके जाना है, प्लेंटिफ चूज करता है। अब मान लो वो अपनी सूट ऐसे बना रहा है कि वो जिस कोर्ट में जा रहा है वो कोर्ट उसको रिलीफ दे ही ना पाए, तो फिर ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगी कि सूट को डिसमिस कर देगी। मान लो एक सिविल कोर्ट में जा रहे हैं सचिव जी और कह रहे हैं कि इस केस में भूषण को जेल पहुंचाइए, क्या सिविल कोर्ट दे सकती है? नहीं दे सकती है रिलीफ। तो सिविल कोर्ट क्या करेगी? सूट डिसमिस कर देगी। तो ये तो देखो, एक तो सब्जेक्ट मैटर की बात हो गई। तो अगर कोर्ट वो रिलीफ दे ही नहीं सकती है तो डिसमिस होगा, डिसमिस, हटा दिया। लेकिन अगर मान लो सिर्फ टेरिटोरियल लिमिट की बात हो, जैसे फखौली बाजार में सचिव जी ले गए और ले जाना था उनको कहाँ, फुलेरा में, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ऐसा है, यहाँ से हम आपको रिटर्न कर दे रहे हैं, आप फुलेरा में जाके फाइल करिए। या मान लो जिस कोर्ट में उन्होंने किया वो कोर्ट सिर्फ 10,000 तक का रिलीफ दे सकती है और सचिव जी को चाहिए 20,000 रुपए का रिलीफ, तो क्या करेगी ये छोटी वाली कोर्ट? ये कहेगी कि हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, आप सही कोर्ट में ले जाइए। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक जगह डिसमिस हो रहा है, एक जगह रिटर्न हो रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं मैम, मैम प्लीज इसको फिर कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैम नहीं आया सुनो में। कोई बात नहीं, हो जाएगा दोबारा। मान लो कि प्लेंटिफ एक ऐसा सूट बना रहा है और एक ऐसी रिलीफ मांग रहा है जो वो कोर्ट दे ही नहीं सकता। तो जब कोर्ट दे ही नहीं सकता वो रिलीफ किसी भी तरीके से, तो कोर्ट क्या करेगा? सूट को डिसमिस कर देगा, ठीक है। ये है सब्जेक्ट मैटर की बात कि मान लो एक सिविल कोर्ट के पास सचिव जी जा रहे हैं कहने कि भूषण को फांसी पे लटका दीजिए, तो कोर्ट क्या करेगा? सूट को डिसमिस कर देगा। लेकिन अगर मुद्दा सिर्फ टेरिटोरियल लिमिट या पेक्यूनियरी लिमिट का है तो कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर देगा। रिटर्न ऑफ प्लेंट अभी पढ़ोगे तुम लोग, रिटर्न कर देगा और कहेगा कि सही कोर्ट में दायर करिए जाके। कोई है जिसको पता है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट कहाँ पे है? कोई है जिसको पता है? यहाँ पे चित्रांशु को छोड़ के सब सीपीसी पढ़ चुके हैं एक बार। यस मैम। और किसी को नहीं पता है कि प्लेंट रिटर्न कहाँ पे होती है? अच्छा, ये जो मैं कल से पढ़ा रही हूँ ये पता था सबको? अरे बोलो। नो मैम, फर्स्ट टाइम सीखी है।
प्रियंका तुम फर्स्ट टाइम देख रही हो ये, तुमको भी तो सीपीसी पढ़ा दिया गया है। नो मैम, नहीं पढ़ा है। डे में नहीं पढ़ाया गया सीपीसी, चल तो रहा है ना अभी। नो मैम, मैम नहीं चला है अभी भी सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी। तो सब एक बार सीपीसी पढ़ चुके हैं और किसी को रिटर्न ऑफ प्लेंट नहीं पता है। ऑर्डर 7 रूल 10 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बहुत जरूरत है तुम लोगों को इसकी। 11 क्या रूल 11? हाँ, कितने ग्राउंड्स हैं निष्ठा? मैं अभी तो नहीं पता, कल पढ़ा था उसको आपने, उसमें लिखा था रिजेक्शन ऑफ 7-11। प्लेन। अच्छा वाह, मतलब जो बता भी रही हो वो कल की क्लास से बता रही हो। खैर चलो कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अभी तक नहीं आया तो अब आ जाएगा। तो क्या करेगा ऐसे में कोर्ट? अगर पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल दिक्कत है तो रिटर्न कर देगा और कहेगा सही कोर्ट में लेके जाइए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन पे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि मामला अभी अभी आया है, ताजा ताजा हम इसको सुनते हैं। तो कुछ कोर्ट्स के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसे मान लो लोअर सिविल कोर्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। कुछ कोर्ट्स के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसे मान लो हाई कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों तरीके के ज्यूरिसडिक्शन है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब जनरली जो सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है वो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे लिखा है? मैम आर्टिकल 131। कौन बोला? मैम रोहन। बहुत बढ़िया रोहन, आर्टिकल 131। और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? मैम 132 एंड 133। और इनहेरेंट पावर कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर कहाँ है? कोई तो बताओ। 142 142। ठीक है, तो इस तरीके से बैठता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे। तो देखो हर कोर्ट की अपनी एक लिमिट है, वो लिमिट उसको किसने बताई है? सरकार ने बताई है। सरकार फिक्स करती है कि तुम्हारा क्षेत्राधिकार यहाँ तक का है, उस क्षेत्राधिकार के बाहर कोर्ट अपना टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट पर पावर्स लगा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं लगा सकता। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के पास पावर है ऑल ओवर इंडिया की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऑल ओवर इंडिया की। अब हम आते हैं पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पे। पिक्यूनियरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड जो ज्यूरिसडिक्शन है उसकी बात करी गई है सेक्शन 6 में, और ये बहुत ही बेहतरीन, तुम लोग सेक्शन 6 पढ़ो बेयर एक्ट में। क्या हेडिंग है सेक्शन 6 की? jurisdiction. क्या? पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। यस मैम। हाँ, तो ये तुमसे इंटरव्यू तक में पूछा जाता है कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है, और अच्छे अच्छे टीचर इसको मिस कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता उनको। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है सेक्शन 6 में। तो देखो इंडिया भर में बहुत सारे सिविल कोर्ट्स हैं, अलग अलग ग्रेड के हैं, और उनके पास अलग अलग अमाउंट के सूट्स को सुनने की ताकत है। जैसे तुम लोगों ने अगर सीआरपीसी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जेएमएफसी के पास इतना तक पैसा जुर्माना दे सकता है, जेएमएससी इतना तक दे सकता है, सीजेएम इतना तक दे सकता है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से बहुत सारे सिविल कोड्स भी हैं, उनके भी ग्रेड अलग अलग हैं जो कि डिफरेंट अमाउंट में लोगों को सुन सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 6 की तो वो बताता है कि कोई भी कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी सूट को सुनने का ज्यूरिसडिक्शन होगा जिसका पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन उसके पास होगा। अगर पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ रहा है तो कोर्ट नहीं सुनेगा, मतलब पिक्यूनियरी अमाउंट बढ़ रहा है तो कोर्ट नहीं सुनेगा। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो इनके पास है अनलिमिटेड पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। बहुत सुंदर बात। कोई तुमसे पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करे और तुम उसको ये लाइन बता दो
कि हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव अनलिमिटेड पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा तुमसे। ये बात पता सबको है, लेकिन कोई समझाता नहीं है साथ में। खैर, अ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे लगाया गया है कि एक प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट है अगर, तो वो 1000 से ऊपर के मामले नहीं सुन पाएगी। तो ये कैसा जुरिस्डिक्शन मिला है इसको? पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, 1000 रुपए के मामलों तक का। ठीक है, अब देखो सेक्शन 9 पढ़ो क्या है। स्मृति पढ़ो। स्मृति। यस मैं पढ़ रही हाँ, हूँ। सेक्शन 9 बैराक लेके Yes, बैठो ma'am. सब लोग, बिल्कुल तत्पर। Yes, ma'am. Courts to try all civil suits unless barred. बस The इसमें court. बस इसमें एक बहुत सुंदर सा शब्द आया है, सिविल सूट। क्या होती है ये सूट, सिविल सूट? सेक्शन 9 ये कहता है कि कोर्ट्स शैल ट्राई, कोर्ट को करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर सिविल सूट को ट्राई करना पड़ेगा अनलेस इट इज बार्ड। जब तक बार नहीं करी जा रही है कोई सिविल सूट, तब तक आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। तो सिविल सूट होता क्या है? अब देखो, सिविल सूट जो है, सूट ऑफ सिविल नेचर, ये बहुत बड़ा शब्द है और ये शब्द सिविल प्रोसीडिंग से ऊपर है। सिविल प्रोसीडिंग्स छोटा शब्द है और सूट ऑफ सिविल नेचर जो है, सेक्शन 9 कहता है ना कि सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करना ही करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि सूट ऑफ सिविल नेचर होता क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे सीपीसी की कुंजी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर विल यू गेट द की टू ओपन सीपीसी? क्योंकि सीपीसी इज अबाउट सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सब जग रहे हैं? सब अपना माइक Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, लड़कों तुम्हारी आवाज कम आई। यस मैम। सब जग रहे हैं, चलो। यस मैम। तो जब तक तुम सिविल सूट नहीं समझोगे, सूट और सिविल नेचर नहीं समझोगे, तुम सीपीसी को खोल ही नहीं पाओगे। तो जब मान लो सिविल नेचर के सूट क्या होती है, मान लो कोई स्टैट्यूट है, वो राइट बता देता है, लायबिलिटी बता देता है, लेकिन रेमेडी नहीं देता, तो भी कोई आदमी चाहे तो सिविल कोर्ट जा सकता है। इसलिए जा सकता है, जैसे मान लो मेरे पास, मुझे ये पता है कि कोई अगर रात में शोर कर रहा है 10 बजे के बाद, तो मेरे राइट का डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरे राइट का हनन हो रहा है, बट आई डोंट नो अ रेमेडी टू इट। मुझे नहीं पता कि कोई शोर करेगा तो मेरे को क्या फायदा होगा या मुझे कैसे कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। तो कभी भी कोई भी राइट जा रहा है तो रेमेडी तो हमेशा होगी। उबी जुस इबी रेमेडियम, दैट देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ऐसे केसेस में जब आपके पास राइट आएगा, आप जाएंगे दौड़े दौड़े कहाँ? सिविल कोर्ट पर। अब सिविल कोर्ट यहाँ पे आके देखेगा कि आपका सूट का जो नेचर है वो सिविल नेचर है कि नहीं है। सिविल नेचर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? क्या जिस राइट का हनन हुआ है वो सिविल राइट है या नहीं है? A suit is of civil nature if the principal question, principal main मुद्दा, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट है या सिविल राइट का इन्फोर्समेंट है कि क्या इनके पास राइट था रात में सुकून से क्लास लेने का, क्या ये अपने राइट को इन्फोर्स कर सकती थी, अगर ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो वो होगी सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर में प्राइवेट राइट्स, सिटीजन के ऑब्लिगेशन, ये सब कवर होंगे, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस क्वेश्चंस नहीं कवर होंगे। अब तुम पूछो मैम आप इतना चीख चीख के समझा क्यों रही हैं? ये इसलिए समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो जो जहां भी तुम देखोगे कि पॉलिटिकल मुद्दा आ रहा है, सोशल मुद्दा आ रहा है, रिलीजियस मुद्दा आ रहा है, तो वो क्या नहीं होगा? सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। सूट ऑफ सिविल नेचर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब कोई सिविल राइट क्वेश्चन में हो या सिविल राइट के इन्फोर्समेंट की बात हो। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ये कहती है कि इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन द सूट इज ऑफ अ सिविल नेचर and the adjudication incidentally involves
इंसिडेंटली मतलब धोखे से। मान लो सूट सिविल नेचर की चल रही थी, जैसे कि मेरे पास राइट है कि नहीं कि रात में क्लास ले पाऊं कि ना ले पाऊं शांति से, ये सिविल नेचर का सूट है। इसको पता करते करते ही कोर्ट देखने लगा कि भाई रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है इसलिए शोर हो रहा था। मुद्दा ये है कि मेरा राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ धोखे में एक रिलीजियस क्वेश्चन भी आ गया इंसिडेंटली, तो क्या वो सूट सिविल नेचर की नहीं रह जाएगी? ऐसा नहीं है, सूट अभी भी सिविल नेचर की होगी। ये बात समझ में आई कि और समझाओ? बट मैम राइट के लिए फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। बेटा दैट इज नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या वो सूट सिविल नेचर की रहेगी कि नहीं रहेगी। राइट को मैं क्लेम कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, वो अलग मुद्दा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे अभी। जी वो राइट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो सूट और सिविल नेचर रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो सूट और सिविल नेचर रहेगी, ठीक है। जी मैम। कोई और कुछ और? मैम हाँ मैम राइट्स रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ वर्शिप, सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप इंक्लूडेड रहेंगे? अगर इंसिडेंटली इन्वॉल्व कर रहे हैं तो रहेंगे। अभी मैं तुम्हें आगे और एग्जांपल देती हूँ, परेशान मत हो। ओके मैम। हाँ, तुमने सीपीसी पढ़ा है प्रकीरत, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे। अब देखो मैम बुक खुली क्वेश्चंस, है। हाँ अरे वाह, बुक खुली है तो सोचा। देखो अगर सूट कोई कास्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रही है या कोई रिलीजियस राइट्स के बारे में है या रिलीजियस सेरेमनी के बारे में है, तो वो नॉर्मली सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होती है। ये हैं जो सूट्स रिलेटिंग टू सिविल नेचर हैं। प्रॉपर्टी का सूट, वर्शिप का सूट, मैं क्या पूजा करने का हक है रामलला की कि नहीं, क्या मैं इनको प्रसाद दे सकता हूँ क्या नहीं, क्या मैं रिलीजियस प्रोसेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं, सिविल रॉन्ग में डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, एसआरए पढ़ा है तुम लोगों ने? कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड कहाँ लिखा है? ये हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आता रहता है बीच बीच में, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। बताओ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। एसआरए पढ़ा है कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो। नो मैम। क्या पढ़ना चाहिए था तुम्हें एसआरए? यस मैम। आंशी के अलावा किसी को नहीं पढ़ना चाहिए था? पढ़ना चाहिए था मैम। तो जैसे शरीर में तुम्हारे दिमाग है, जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे शरीर में दिमाग है, उतना ही इम्पोर्टेंट एसआरए में सेक्शन 14 है, और वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। प्लीज मत भूलना, सेक्शन 14 इज द मेन सेक्शन ऑफ एसआरए, और वो ही बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। चलो खैर, हम लोग सूट और सिविल नेचर पे रहते हैं। मेरे इधर उधर दाएं बाएं जाने से किसी को तकलीफ तो नहीं होती है? कोई भूल तो नहीं जाता है? नो मैम। चलो बढ़िया। तो देखो हम बात कर रहे हैं सूट रिलेटिंग टू सिविल नेचर की, तो जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सब सूट्स रिलेटिंग टू सिविल नेचर है। सूट्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये कहाँ पर है? सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 है। कहाँ पे सेक्शन 9? हिंदू मैरिज। हाँ पूरा बोला करो। अच्छा केस बताओ जिसमें कहा गया था कि अगर हम सेक्शन 9 में कॉन्स्टिट्यूशन ले आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम चाइना शॉप में बुल ले आए हैं। हरमिंदर सिंह वर्सेस हरमंदर कौर। और एक केस बताओ, टी सरिता वाला बताओ। टी सरिता वाला केस किसी को नहीं याद है? कुछ कुछ याद है? चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। चित्रांशु तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम अभी फैमिली पढ़ोगे। ये हमारे यहाँ का सबसे छोटा बच्चा है, सबसे जूनियर बच्चा है अभी। He was in the second year, so we will give him adequate space to explore. ठीक है, तो ये है सूट्स रिलेटिंग टू सिविल नेचर, और मुझे पूरा विश्वास है ये छोटा बच्चा है नहीं यहाँ पे, अभी गायब है।
तो सूट्स यही हो अभी हवा मिल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो सूट्स विच रिलेट टू इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, सूट्स विच रिलेट टू रेंट और अकाउंट, ये सब कुछ है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो अब अगर मार्क करने को आएगा तो तुम ये तो मार्क कर लोगे कि सिविल नेचर की सूट्स ये हैं, लेकिन तुम ये नहीं मार्क कर पाओगे कि कौन सी सूट सिविल नेचर की नहीं है। तो किसी सूट में अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट का क्वेश्चन है या प्योरली रिलीजियस है, प्योरली रिलीजियस, रिलीजन का प्रोफेशन निकालने का हक है तो वो सिविल नेचर का सूट है, लेकिन अगर प्योरली रिलीजियस सेरेमनीज पर है तो वो सिविल नेचर नहीं है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स, खुद से पेमेंट दिया हुआ है उसके रिकवरी, या सूट फॉर अपहोल्डिंग मियरली डिग्निटी और ऑनर, ये सब कुछ सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। ठीक बात? कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आ गया सूट ऑफ सिविल नेचर का बहुत अच्छे से, कायदे से बात? कोई समस्या तो नहीं होगी? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक तुम लोग जिससे अनजान थे सीपीसी में? यस मैम। हाँ, चलो। अब अगला जो स्मृति ने चमत्कारिक शब्द पढ़ा था वो था ऑल कोर्ट्स शैल ट्राई सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। बार्ड मतलब क्या रोक लगी है सूट पे? अब ये बार जो है ये दोनों तरीके का हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे मान लो कि लेजिस्लेचर ने बार लगा रखा है कि आर्मी के जितने भी मैटर होंगे, कोर्ट मार्शल होंगे, वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में होंगे। ठीक है? तो क्या आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर बार लगा रखा है लेजिस्लेचर ने कि इस पर सिविल कोर्ट नहीं जाएगा? हाँ। रेंट ट्रिब्यूनल वाले केसेस में नहीं जाएगा, इंडस्ट्रियल मामलों में नहीं जाएगा, मेडिकल मामलों में नहीं जाएगा, बार काउंसिल के मामलों में नहीं जाएगा। तो अगर कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर सिविल कोर्ट्स पर बार लगाती है कि तुम ये केस नहीं ट्राई करोगे, तो हम उसे कहेंगे कि एक्सप्रेसली बार कर दिया है, एकदम अभिव्यक्त तरीके से बार कर दिया गया है। अच्छा, इम्प्लाइडली बार का क्या मतलब है? इम्प्लाइडली मतलब साफ साफ किसी स्टैट्यूट में लिखा नहीं है कि बार्ड है, लेकिन फिर भी बार्ड है। जैसे अगर वो बार्ड है बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब मान लो कोई एक सूट है जो कि पब्लिक पॉलिसी के ही अगेंस्ट है, तुम किसी के प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में कुछ इन्फोर्स कराना चाहते हो, तो क्या ये इम्प्लाइडली बार्ड है? बिल्कुल, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट अलाउड, एंड सो इट इज एन इम्प्लाइडली बार्ड सूट। तो अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड सूट है तब कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, अन्यथा हर सिविल सूट को, हर सूट ऑफ सिविल नेचर को कोर्ट को ट्राई करना ही करना है। सेक्शन 9 की महत्वता को समझिए, कोर्ट को करना ही करना है, सिविल प्रोसीजर की नब्ज है सेक्शन 9। इसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस अब आखिरी स्लाइड है आज की, थोड़ा सा ध्यान इकट्ठा करो। तो हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन की। भाई देखो, जुरिस्डिक्शन हमें सेक्शन 9 से लेजिस्लेटिव इंटेंट तो दिख रहा है ना कि लॉ चाहता है कि सारे कोर्ट्स जो है जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें ही करें, किसी ना किसी तरीके से करें। तो एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब आपको हर तरीके से यही समझना है कि हमें जुरिस्डिक्शन चाहिए। अगर जुरिस्डिक्शन का एक्सक्लूजन करना है तो वो जल्दी से मत मान लो कि हाँ छोड़ो हटाओ नहीं ट्राई करना, उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेसली लिखा भी है कि नहीं, क्या जरूरी है कि मैं एक्सक्लूड करूं। और इससे रिलेटेड बहुत लैंडमार्क केस है, गुरबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट केस, गुरबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर। मैं आप लोगों को सारे केसेस लाके नहीं दे रही हूँ किताबों में से, मैं सिर्फ एकदम लैंडमार्क पढ़ा रही हूँ जो तुमसे जुडिशरी में पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट समझो, एक आधा लैंडमार्क केस याद रखो, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन समझ में आया कि माना जाएगा कि कोर्ट को ट्राई करना ही करना है। ठीक हो गया? आज इसमें गुरबख्श में क्या हेल्प किया गया था? इसमें ये कहा था
कि जुरिस्डिक्शन का एक्सक्लूजन हमको जल्दी से नहीं मान लेना है। हमें देखना है कि रेलेवेंट स्टैट्यूट में साफ साफ लिखा है क्या कि सिविल कोर्ट शुड नॉट ट्राई दिस सूट, या सिर्फ एक इम्प्लीकेशन है कि नजर आ रहा है कि हाँ ऐसा शायद इसका मतलब हो सकता है कि सिविल कोर्ट ना निकाले। मतलब प्रिजम्पशन बहुत स्ट्रांग है कि जुरिस्डिक्शन है। अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन डिनाई करना है तो उसके लिए कोर्ट को बहुत साफ साफ एक्सप्रेस प्रोविजन चाहिए पड़ेगा। समझ में आई बात निष्ठा? यस मैम। हाँ, तो अब हम लोग फिर से ये सब बंद करके थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किया। हमने डिक्री करी, डिक्री के एसेंशियल्स करे, हमने डीम्ड डिक्री देखी, हमने डीम्ड डिक्री के भी दो एक्सेप्शन देखे कि ऑर्डर्स टू विच एन अपील लाइज एज एन ऑर्डर, ऑर्डर 43 रूल 1 में या 104 में। फिर ऑर्डर फॉर डिसमिसल डिफॉल्ट वो एक था, तो उनसे हमने डीम्ड डिक्री को खत्म किया। फिर डिक्री में हमने प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल डिक्री देखी, दोनों में अंतर देखा। फिर हमने डिक्री और ऑर्डर के बीच में अंतर समझा, जजमेंट समझा कि क्या होता है। इसके बाद हम आए कौन कौन से डेफिनेशन पे आए, ऑर्डर की डेफिनेशन देखी, जजमेंट की डेफिनेशन देखी, जजमेंट डेटर की डेफिनेशन देखी। कहाँ है जजमेंट डेटर की डेफिनेशन आलोक? मैम 2 क्लॉसेस में। वेरी गुड, ऑन पॉइंट। 211 में हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव 3 लोग देखे। 212 में हमने मीन प्रॉफिट देखा। मीन प्रॉफिट 3 तरीकों से आया है, एक्चुअली में जो प्रॉफिट बनाया, जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से बना सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट जो कि इम्प्रूवमेंट के कारण आया है। ठीक है, मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन हो गई, मीन प्रॉफिट का नेचर समझ लिया। फिर हमने क्या देखा, पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन देखी 217 में, समझा बस कि क्या है, डेफिनेशन क्लॉज को साइड किया। फिर हम जुरिस्डिक्शन पे आए, हमने 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन देखे, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनियरी, टेरिटोरियल। सब्जेक्ट मैटर में हमने समझा किस तरीके से होता है, पिक्यूनियरी में हमने सेक्शन 6 पढ़ा। फिर हम आए सूट ऑफ सिविल नेचर की बात करने, उसमें हमने सेक्शन 9 देखा। ये देखा कि कौन से सूट सिविल नेचर के होते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये देखा कि कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं होते हैं, जिनमें कास्ट के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, जो प्योरली रिलीजियस हैं, है ना, इस तरीके के। और हमने ये देखा कि प्रिजम्पशन हमेशा जुरिस्डिक्शन के फेवर में ही होता है। सूट बार 2 तरीके से हो सकती है, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। इम्प्लाइडली तब, एक्सप्रेसली तब होगी जब कोई स्टैट्यूट एक्सप्रेसली बार कर रहा है, इम्प्लाइडली तब होगी जब पब्लिक पॉलिसी वगैरह के अगेंस्ट हो। समझ में आ रही है सीपीसी? यस मैम। डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। डिक्री जिसके फेवर में है बेटा वो डिक्री होल्डर है ना। अगर मेरे पास राइट है स्मृति से 10,000 रुपए लेने का तो मैं डिक्री होल्डर हूं। यहाँ पे जजमेंट डेटर वो आदमी होता है जिसके अगेंस्ट वो होती है डिक्री या ऑर्डर। तो जैसे स्मृति है जिसको पैसे देने हैं मुझे, वो डेटर है, जजमेंट डेटर है, ठीक है। या मैं उसके अगेंस्ट इन्फोर्स करा सकती हूँ कि अगर ये 10,000 रुपए नहीं देगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुला के लाऊंगी। ठीक, ये है डेटर और डिक्री होल्डर का कॉन्सेप्ट। डिक्री होल्डर वो आदमी है जिसके हक में फैसला हुआ है, जजमेंट डेटर वो आदमी है जिसके अगेंस्ट फैसला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है सीपीसी? आसान लग रही है कि मुश्किल लग रही है? कुछ नहीं लग रही है, थोड़ी थोड़ी इजी लग रही है मैम। थोड़ी थोड़ी इजी लग रही है। कुछ और कहना है किसी को? अब टेंशन तो मैम नहीं, डुएबल लग रही है, डुएबल डुएबल लग लग रही है। रही हाँ है। डुएबल ही है यार, डुएबल नहीं होती तो क्या लॉ के कोर्स में होती क्या, या होती भी, एग्जिस्ट भी करती, नहीं करती। तो विद दिस वी कॉल इट अ डे। हाँ डुएबल लग रही है, स्वस्थित को इजी लग रही है। चलो, विद दैट कॉन्फिडेंस वी आर कॉलिंग इट अ डे। कल हम सीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। इसके बिना मतलब सीपीसी का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर जुडिशरी में घुमा फिरा के रेस जुडिकाटा तो पूछ ही लेते हैं। और रेस जुडिकाटा के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना।
और कल के बाद ये हमारा ओवरऑल एक्सेस बंद हो जाएगा, तो सिर्फ जो ग्रुप है उस पे ही एक्सेस अलाउड होगा। कल शाम को 5 बजे के बाद से ये है। तो कल जो है थोड़े एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे हैं आज, वो कल नहीं हो पाएंगे अनलेस दे जॉइन दैट परमानेंट ग्रुप। तो इस तरीके से वील आगे हम फिगर आउट करते रहेंगे कि क्या करना है। और अभी के लिए आज के नोट्स में डाल देती हूँ ग्रुप पे, ठीक है? चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर। एक चीज मुझे और बतानी थी कि संडेज को हम ऐसा रखेंगे कि अगर मान लो हफ्ते भर में हम अपने लेक्चर प्लान का कुछ टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाए, तो हम संडे को सुबह एक छोटी सी 45 मिनट्स की क्लास कर लेंगे। इज इट अ प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? No. ठीक No, है, ma'am. छोटी सी 45 मिनट 50 मिनट की, क्योंकि मेरे हिसाब से इकट्ठे तुम 1.5 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो वो बेकार हो जाता है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अटेंशन स्पैन तो छोटा ही होता है सबका। तो हम संडे को ऐसे क्लासेस कर लेंगे, अगर बचता है तो, वरना कोशिश की जाएगी कि कवर हो जाए, ठीक है? चलो, मैम प्रेफर इन आफ्टरनून ऑन संडे। मैम प्रेफर्स इन आफ्टरनून ऑन संडे। मैम मिहिर बाद में बात करते हैं, चलो ठीक है। एवरीबॉडी गुड नाइट, टेक केयर। Good night, ma'am. गुड नाइट। Good night, ma'am.